कल हमने ये पढ़ा था, 2 पॉइंट पढ़े थे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। पहला ये था कि जो वर्क है वो कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क है और हीट है वो कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, ये फर्स्ट लॉ बता रहा था। लेकिन सेकंड लॉ ने क्या कहा कि जो वर्क है आप उसको कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकंड लॉ ने क्या कहा कि work is completely converted into heat, but heat is not completely converted into work without expenditure of energy। बिना एनर्जी खर्च करे, ठीक है, हीट को आप कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि ओनली वन फ्रैक्शन ऑफ हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि एनर्जी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन इक्वल अमाउंट, कि एक फॉर्म एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में इक्वल अमाउंट में कन्वर्ट हो रही है, ये फर्स्ट लॉ ने कहा था। लेकिन सेकंड लॉ ने कहा ये भी गलत है भाई। उसने ये बताया कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो कंप्लीटली उसमें कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ अमाउंट उसका कन्वर्ट होगा, कुछ कन्वर्ट नहीं होगा। तो सेकंड लॉ का कंक्लूजन क्या निकला कि आप क्या कर सकते हो, वर्क को तो आप कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हीट को आप कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट का वन फ्रैक्शन है वो वर्क में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन एक अलग कुछ पार्ट है हीट का जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, जो अनअवेलेबल रहा है, ठीक है। उस अनअवेलेबल पार्ट का और उस अनअवेलेबल एनर्जी को क्या कह रहे हैं, एंट्रोपी कह रहे हैं। हीट का द वन फ्रैक्शन ऑफ हीट, ओनली वन फ्रैक्शन ऑफ हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड रिमेन्स अनअवेलेबल। सिर्फ एक पार्ट है जो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी पार्ट क्या रह रहा है, अनअवेलेबल रह रहा है। उस अनअवेलेबल पार्ट को क्या कह रहे हैं, एंट्रोपी कह रहे हैं। द फ्रैक्शन ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी इज रिप्रेजेंट द एंट्रोपी। अनअवेलेबल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर इज डिफाइंड एज एंट्रोपी, ठीक है। ये भी पढ़ा कि जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या था कि जो अपने आप हो रहे हैं, ठीक है, जिनको अपन रिवर्स नहीं कर सकते। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या था, बिना किसी के हेल्प के, विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी अपने आप हो रहे थे, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वो खुद अपने आप रिवर्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऑल नेचुरल प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल है। दैट मीन्स क्या हुआ कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। सुना हुआ भाई, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। फिर एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट है। तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। फिर एक ये स्टेटमेंट है जो कि ऐसे कैसे एग्जाम पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है कि एंट्रोपी ऑफ आइस इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, आइस क्या हो रही है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगी तो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, आइस में, वाटर। लिक्विड से आइस में हो रहा है, फिर भी आइस की एंट्रोपी ज्यादा है लिक्विड की कंपेरिजन में। आइस की एंट्रोपी ज्यादा है लिक्विड की कंपैरिजन में, क्यों, ऐसा क्या रीजन हुआ, जब आइस बनी तो आइस में क्या बन गए, कैविटी बन गई। आइस होता है उसमें क्या होते हैं, कैविटी बन जाती है, जबकि लिक्विड में इस तरह की कैविटी नहीं है। लिक्विड में सारे वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन जैसे ही आइस में कन्वर्ट हुआ वाटर तो वहां पे कैविटी बन गई, तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, वाटर मॉलिक्यूल जो जुड़े हुए थे आपस में वो ब्रेक हो गए। इस वजह से क्या कह रहे हैं कि आइस की एंट्रोपी ज्यादा है, किससे, लिक्विड से। जब वो आप पर्टिकुलर केस बोले कि जब वाटर को मैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले जा रहा हूं तब आइस की एंट्रोपी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, तब आपको बताना है कि आइस की एंट्रोपी ज्यादा है। बट इन जनरल केस बोले कि भाई वाटर की 3 फॉर्म है, तीनों फॉर्म में से किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो फिर ये ऑर्डर आ जाएगा, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, बॉइलिंग ऑफ एग, एंट्रोपी इंक्रीज, कि एग को बॉइल करने पर उसकी एंट्रोपी इंक्रीज क्यों हो रही है। बॉइल एग में क्या होता है, लिक्विड ही होता है, तो जैसे आप बॉइल करते तो वो येलो पार्ट क्या होता है, सॉलिड बन जाता है, तब तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज क्यों हो रही है। तो एंट्रोपी का कल हमने क्या वर्ड यूज करा था, एंट्रोपी डिफाइन इसको करिए, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। उसके अरेंजमेंट में अगर डिसऑर्डर आएगा तो मतलब उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो आपने क्या करा, एग को बॉइल करा तो उसके अंदर जो प्रोटीन था येलो पार्ट, उसमें उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थी उसमें क्या आ गया, डीनेचुरेशन आ गया। जैसे आपने उसको बॉइल करा उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या आ गया, डीनेचुरेशन, ब्रेक हो गया। उससे क्या हो गया, उसका अरेंजमेंट था मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का जो अरेंजमेंट था उस प्रोटीन में, वो क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया। उससे क्या हो गया, उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। फिर क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर,
रबर को स्ट्रेच करने से क्या होगा, जो उसका जिगजैग मोशन था, रबर का जो जिगजैग मोशन था, रबर क्या होता है, उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। जैसे आपने खींचा उसकी मॉलिक्यूल क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है। फिर वेपराइजेशन ऑफ सुपर हीटेड वाटर 105 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको टेम्परेचर देखने के 105 डिग्री सेंटीग्रेड बोला है, 1 एटमोस्फेयर है, तभी वाटर का वेपराइजेशन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर में छेड़छाड़ कर दी, कम ज्यादा कर दिया, तो आप नहीं बोल सकते। एट ए 105 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमोस्फियर जो वाटर का वेपराइजेशन होगा, सुपर हीटेड वाटर का वेपराइजेशन, तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वेपर अपने आप बनेगी उसकी। फिर फ्रीजिंग ऑफ सुपर कूल्ड वाटर। फ्रीजिंग ऑफ सुपर कूल्ड वाटर का मतलब -10 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमोस्फियर पर इज स्पॉन्टेनियस है। सुपर कूल्ड वाटर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो अपने आप ही क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं उसको फ्रीज करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपांशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। गैस का एक्सपांशन करा रहे वैक्यूम के अंदर, तो वो क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। भाई गैस का टेंडेंसी क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना। वैक्यूम में तो क्या प्रेशर जीरो ही है, तो गैस अपने आप कहाँ जाएगी, वैक्यूम में उसका एक्सपांशन होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है और इरिवर्सिबल हो रहा है। तो इसमें से की पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल होते हैं, उनको वापस अपन रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, तो ये जो कुछ स्टेटमेंट से एग्जाम ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो फेज ट्रांसफर होती है सब्सटेंस की, एट ए फेज ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एट देयर फेज टेम्परेचर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जो फेज का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि लिक्विड वाटर से लिक्विड वेपर, वाटर लिक्विड से वाटर वेपर, गैस। तो वाटर का वेपराइजेशन क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होता है। टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर क्या होता है 1 एटमोस्फियर। तो फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या हो रहा है, फेज एक फेज से दूसरी फेज में जा रहे हैं अपन, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। तो फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या हो गया मेरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं क्या कह रहा हूं कि फेज ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस, फेज ट्रांसफर हो रहा है सब्सटेंस का, वो क्या है मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों, क्योंकि जो फेज ट्रांसफर होता है उसके दोनों फेज आपस में क्या होती है, इक्विलिब्रियम पर। फेज जब ट्रांसफर हो रही है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर, उस समय दोनों फेजें क्या होती है, इक्विलिब्रियम में हो रही है। लिक्विड वाटर और वेपर वाटर क्या है, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पर है। और हमने कल क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर एंट्रोपी में चेंज क्या आता है, जीरो। इक्विलिब्रियम पर एंट्रोपी में चेंज क्या आ रहा है, जीरो। जो आपकी टोटल एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, एंट्रोपी ऑफ प्रोसेस क्या है, जीरो हो रहा है। क्यों, जितनी लेकिन जब हम सिस्टम की एंट्रोपी बात करेंगे, एट ए इक्विलिब्रियम पर सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, मैक्सिमम। ये पढ़ा था कल कि एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पे टोटल की बात नहीं हो रही है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होती है, इज मैक्सिमम। कि इक्विलिब्रियम पर सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, मैक्सिमम है, तो सराउंडिंग की क्या होगी, उतनी कम होगी। जब हम इसका टोटल एंट्रोपी देखेंगे, टोटल एंट्रोपी क्या था, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो टोटल एंट्रोपी क्या होती है इक्विलिब्रियम पर, जीरो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि फेज ट्रांसफर पे क्या हो रहा है, दोनों फेज इक्विलिब्रियम पर है। जब इक्विलिब्रियम पर है तो उसमें एंट्रोपी चेंज क्या हो गया, जीरो। और जीरो मतलब क्या हो गया, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एंट्रोपी पॉजिटिव होती है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, नेगेटिव है मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। जीरो हो गया या लेस देन जीरो है तो वो आप क्या बोल रहे हो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि फेज ट्रांसफर पर जो एंट्रोपी में चेंज आता है वो क्या होता है, जीरो होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो आपको पूछते कि एट ए फेज ट्रांसफर प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फेज ट्रांसफर आपका क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आपके मोल का डिफरेंस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, डेल्टा एनजी क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर इनका नंबर बढ़ रहे हैं, अगर आपके प्रोडक्ट में गैस के मोल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव। अगर आपके प्रोडक्ट इनका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट के अंदर गैस के मोल कम हो गए, तो आपकी एंट्रोपी क्या आएगी, डिक्रीज होगी। ये केमिकल रिएक्शन की बात होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या आएगा। ठीक है, तो पहले इसमें क्या ले रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या आएगा,
तो आइसोथर्मल का मतलब क्या था, टेम्परेचर में चेंज जीरो, टेम्परेचर में चेंज जीरो हो गया। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था मेरा, डीई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू था, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो जब डीई जीरो हो गया मेरा तो क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, ये आ जाएगा। तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, डीएस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। जब मैं रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं तो क्यू मेरा क्या ले रहा हूं, रिवर्सिबल। अब डी क्यू रिवर्सिबल की जगह क्या रख सकता हूं मैं, माइनस डी डब्ल्यू, माइनस डी डब्ल्यू किसका, रिवर्सिबल का, अपॉन टेम्परेचर तो क्या आपका कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब W हमने क्या पढ़ा था, W रिवर्सिबल क्या होता है, माइनस का पी डीवी, ये तो था W रिवर्सिबल। तो यहां पे मैं DW की जगह क्या रख दूंगा, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, ds इज इक्वल टू, माइनस ऑलरेडी आगे लगा हुआ है और माइनस ये और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या आ जाएगा पी डीवी अपॉन टी, ओके। अब प्रेशर की जगह क्या रखूंगा मैं, आइडियल गैस के लिए अकॉर्डिंग nRT अपॉन V आएगा, टेम्परेचर यहाँ ही है तो dV अपॉन V यहाँ पे लिख दूं मैं नीचे, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे nR dV अपॉन V। अब इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी कि चेंज कैसा आ रहा है, चेंज इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज आएगा। तो कर दूं मैं S1 से S2 और V2 से V1 में चेंज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये बाहर आ जाएंगे कांस्टेंट वैल्यू, ds S1 से S2, ठीक है, इक्वल टू ये nr बार dv बाय v, v1 से v2, एक्सपांशन हो रहा है। ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या करा रहे हैं अपन, एक्सपांशन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू nr ln v2 बाय v1, ये आ गया। ये आपका क्या आ गया, एंट्रोपी में चेंज आ गया, कब, आइसोथर्मल प्रोसेस के रिवर्सिबल एक्सपांशन कराने पर। तो आप इस डेल्टा एस क्या आ गया आपका, ये सिस्टम आ गया, ठीक है। तो ये आपका एंट्रोपी चेंज है किस प्रोसेस पर, आइसोथर्मल प्रोसेस में रिवर्सिबल एक्सपांशन करा रहे हो, तो आपका एंट्रोपी में चेंज क्या आ रहा है, nr ln v2 बाय v1, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे हो रहा है, उनमें चेंज कैसे आ रहा है, उसका पीछे का थ्योरी क्या है उसकी, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो पहले लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन करा रहा हूं, तब एंट्रोपी में क्या चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है। रिवर्सिबल का मतलब हमें पता है क्या होता है, कि प्रोसेस क्या हो रहा है, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली हो रहा है, बहुत स्लोली कैरिड आउट हो रहा है, ठीक है। जब प्रोसेस बहुत स्लोली हो रहा है तो उसमें जो अपने वेरिएबल है, ठीक है, उनमें भी चेंज क्या आएगा, स्लोली आएगा। एंट्रोपी क्या है मेरी, ds अपॉन डी क्यू अपॉन टी, ये सिस्टम की और यहां सराउंडिंग की ले रहा हूं मैं, ठीक है, सराउंडिंग। अब प्रोसेस के आइसोथर्मल है तो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो क्या रहेगा, सेम टी रहेगा, ठीक है। अब आइसोथर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। आइसोथर्मल में क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज जीरो है आपका, और डी क्यू किसके बराबर आ रहा है, माइनस डी डब्ल्यू के बराबर, और एनर्जी में चेंज तो क्या है, जीरो ही है। जब हम आइसोथर्मल एक्सपांशन करा रहे हैं, एक्सपांशन का मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, कब होगा, जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या हो रहा है, एनर्जी में चेंज जीरो है, सिस्टम जितना वर्क डन बाय द सिस्टम होगा उतनी तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, उतनी तो आपकी क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए जितना जितना वर्क करता जाएगा उतनी उतनी वो हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा, कहां से, सराउंडिंग से। बट आपका प्रोसेस क्या हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, कि सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो वर्क भी क्या करेगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो यहाँ पे रिवर्सिबल वर्क को आराम से आप समझो कि उसका मतलब क्या है,
जो हम पढ़ चुके उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। जब वो जो सराउंडिंग से जो हीट ले रहा है वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हीट ले रहा है, तो भाई उनका टेम्परेचर में भी जो चेंज आएगा वो भी बहुत इग्नोर होगा, मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हो, इतना स्मॉल चेंज आएगा, लगभग सेम रह रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या कह रहे हैं आप, इतना स्लोली कैरिड आउट हो रहा है कि आपको वो आप उसको नेग्लिजिबल कर सकते हो, जो चेंज आ रहा है न के बराबर चेंज आता है। ठीक है, हम रिवर्सिबल में आराम से समझ चुके हैं इन चीजों को कि रिवर्सिबल का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप आइसोथर्मल एक्सपांशन करा रहे हो, वो भी इन्फिनिटेसिमली स्लोली रिवर्सिबली कैरिड आउट करा रहे हो, तो सिस्टम सराउंडिंग से जो अमाउंट का हीट ले रहा है वो बहुत क्या है, कम है, इन्फिनिटेसिमली स्लोली ले रहा है हीट, उतना ही कम वर्क, उतना ही स्लोली वर्क कैरिड आउट हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टम ने क्या ली, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब पॉजिटिव हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। और सराउंडिंग क्या कर रहा है, सिस्टम को हीट दे रहा है, मतलब हीट रिलीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। सिस्टम जितनी हीट रिलीज करेगा, सॉरी सराउंडिंग जितनी हीट रिलीज करेगा, सिस्टम उतनी तो हीट लेगा, और टेम्परेचर तो दोनों का कांस्टेंट ही है। बात समझ में आ रही है आपको, टेम्परेचर दोनों का ऑलरेडी कांस्टेंट है ही है, बट सराउंडिंग जितनी हीट देगा सिस्टम उतने तो वर्क करेगा, उतनी तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये दोनों वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, बट इनका साइन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि सिस्टम तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सराउंडिंग, और सराउंडिंग क्या कर रहा है, सिस्टम को हीट दे रहा है, तो सराउंडिंग हीट रिलीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, हम अब टोटल प्रोसेस की बात करते हैं कि डेल्टा एस प्रोसेस क्या होगा रिवर्सिबल चीज में, रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो डेल्टा एस प्रोसेस क्या होता है आपका, टोटल या यूनिवर्स, सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यही तो होता है। अब आपकी डेल्टा एस सिस्टम क्या है, विथ साइन आप रख दो, dq अपॉन टी, ये क्या आ गया माइनस का, dq अपॉन टी सराउंडिंग का। अब ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, दोनों का क्या है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू हो तो सेम है बट साइन अलग है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, तो आपका डेल्टा एस प्रोसेस क्या आ गया, रिवर्सिबल में 0। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन के अंदर एंट्रोपी में चेंज, एंट्रोपी ऑफ प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी में चेंज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्यों 0 हो रहा है, कि डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, बट साइन डिफरेंट है। क्यों, जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो सराउंडिंग से ले रहा है सिस्टम, सराउंडिंग जितनी हीट देगा सिस्टम उतनी हीट लेगा, फिर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ उसमें सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी में क्या है, चेंज क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में एंट्रोपी में चेंज, टोटल जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ प्रोसेस है, वो क्या होती है, 0 होती है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में। ठीक है, अभी आगे आपको बात समझ में। अगला क्या है, इरिवर्सिबल की बात करते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर कैसे होगा। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस हम दो तरह से कैरिड आउट करते हैं, एक तो होता है फ्री एक्सपांशन वैक्यूम में, और दूसरा होता है एक इंटरमीडिएट प्रेशर पे। तो पहले बात करते हैं वैक्यूम में। इरिवर्सिबल एक्सपांशन, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो आपका क्या है, 0 होता है। ठीक है, W क्या था आपका रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हम पढ़ चुके हैं, वही की वही चीज यहां पर है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी था। W इरिवर्सिबल क्या था, ये था आपका। जब आपका पी एक्सटर्नल 0 हो गया तो W इरिवर्सिबल भी क्या आ गया, 0। फ्री एक्सपांशन में जो वर्क होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आपको वर्क करने के लिए ना तो हीट की जरूरत पड़ रही है ना एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब आपका प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर में चेंज क्या है, 0, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या हो गया, 0, वर्क भी ऑलरेडी 0 है। तो डी क्या था, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, dq प्लस dw, आपका W 0 हो गया, एनर्जी 0 हो गई, तो आपका हीट भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन वैक्यूम में जब हम फ्री एक्सपांशन करा रहे हैं तो जो हीट का ट्रांसफर है वो क्या हो गया, 0 हो गया। सिस्टम ना तो हीट रिलीज कर रहा है ना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझ में आ रही है, सिस्टम सराउंडिंग से किसी भी तरह की हीट ले नहीं रहा है, नहीं सराउंडिंग में रिलीज कर रहा है। तो जब हम इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल फ्री एक्सपांशन, इरिवर्सिबल के अंदर भी किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम में फ्री एक्सपांशन करा रहे हैं, फ्री एक्सपांशन या वैक्यूम में फ्री एक्सपांशन मतलब वैक्यूम में एक्सपांशन करा रहे हैं, तब जो वर्क होगा वो क्या हो गया, 0। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर में चेंज 0,
इंटरनल एनर्जी में चेंज 0, तो आपकी हीट में भी चेंज क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक है, तो सिस्टम ना तो हीट ले रहा है ना दे रहा है सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग में चेंज क्या हो गया, 0 हो गया। सराउंडिंग क्या कर रहा है, सराउंडिंग से हीट ले ही नहीं रहा है सिस्टम। डेल्टा एस क्या हो गया आपका, सिस्टम क्या हो गया, डेल्टा एस सिस्टम, क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा। अब dq 0 का मतलब क्या हुआ, सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले ही नहीं रहा है, तो सराउंडिंग की जो हीट में चेंज आएगा वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो एंट्रोपी में चेंज भी ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। भाई आपका आइसोथर्मल में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, फ्री एक्सपांशन करा देते हैं। जब हीट में चेंज ही 0 हो गया, एंट्रोपी तो टोटली हीट पे तो डिपेंड कर रही है क्यू पर। अब सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले ही नहीं रहा है, तो जो सराउंडिंग की जो एंट्रोपी में चेंज आएगा, डेल्टा एस आएगा सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज, वो क्या हो गया, 0। तो फ्री एक्सपांशन में सराउंडिंग के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। फ्री एक्सपांशन होता है सिस्टम का, वो अपने आप हो रहा है, उसको सराउंडिंग की कोई हेल्प की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्क भी क्या है, 0 है, एनर्जी में चेंज 0 आ रहा है, हीट भी आपकी 0 हो गई, तो उसको सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो सराउंडिंग में चेंज तो क्या हो गया, 0, और खुद की जो सिस्टम में जो चेंज आएगा एंट्रोपी में चेंज, वो क्या आ गया, क्यू एस बाय टी, क्यू भी 0 हो गया आपका। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक्सपांशन तो हो रहा है, V1 से V2 तो आप जा ही रहे हो। तो यहाँ पे जो डेल्टा एस आएगा आपका, सिस्टम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, ln V2 बाय V1। ये तो लिख ही सकते हो आप, क्यू सिस्टम क्या था आपका, ये आ जाएगा, और ये तो आपकी क्या हो गई, 0 हो गया। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन करा रहे, वो भी फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन के अंदर क्या हुआ आपका, जो सराउंडिंग में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, 0 है। सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज क्या है, 0 है, और सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज क्या आ गया, ये क्यू सिस्टम बाय टी आ गया। बट सिस्टम क्या कर रहा है, सराउंडिंग से हीट तो ले नहीं रहा है, बट खुद की जो होगी उसी से क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, V1 बाय V2, V1 से V2 एक्सपांशन हो रहा है। इरिवर्सिबल, अब इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर मैं इरिवर्सिबल एक्सपांशन करा रहा हूं, तो जो जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी क्या हो रही है, ऑलवेज इंक्रीज होती है। ये स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं या जो प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं वो स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस होते हैं तो उनकी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। हमें ये बताना है कि यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अब आइसोथर्मल पे क्या करा रहे हैं हम, एक्सपांशन करा रहे हैं हम। ठीक है, इरिवर्सिबल क्या करा रहे हैं, एक्सपांशन करा रहे हैं। तो एक्सपांशन कब होगा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। वर्क करने के लिए सिस्टम क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। वर्क करने के लिए सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट में एब्जॉर्ब कब होगी, हीट का ट्रांसफर कब होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर कब होगा, जब सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, तभी तो हीट का फ्लो होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माना कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, T1 है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, T2 है, और हमें क्या करनी, हीट एब्जॉर्ब करानी है सिस्टम को। तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तभी तो सराउंडिंग से हीट कहाँ आएगी, सिस्टम की तरफ आएगी। तो क्या होगा, T2 ग्रेटर देन T1 है। ठीक है, जो T2 ग्रेटर देन T1 है, तब क्या होगा, हीट का फ्लो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ होगा, तब सिस्टम की एंट्रोपी क्या जाएगी, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, तो प्लस dq बाय T1 आ गया, T1 टेम्परेचर पे। और जो सराउंडिंग की जो सराउंडिंग ने क्या करा है, हीट रिलीज करी है, तो उसका माइनस का आ जाएगा। जितनी ये हीट रिलीज करेगा सिस्टम उतनी तो हीट लेगा, बट दोनों का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंस है, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तभी तो हीट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ T2 पर है या T1 पर है। अब देखो T2 ज्यादा है, ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या आ रही है, ग्रेटर देन डेल्टा एस सराउंडिंग, क्योंकि सिस्टम की जो एंट्रोपी वो पॉजिटिव में और सराउंडिंग की एंट्रोपी वो क्या है, नेगेटिव में। हमने क्या पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी होती है वो हाई टेम्परेचर पे क्या होती है, कम होती है। हाई टेम्परेचर पर अगर कोई सराउंडिंग क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, तो उसकी एंट्रोपी क्या आ रही है, नेगेटिव हो रही है। द गिवन अमाउंट ऑफ हीट, जो हम एक हाई टेम्परेचर पे जितनी हीट देते हैं तो एंट्रोपी उतनी क्या होती है, कम होती है। एंट्रोपी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या देखा था कि हाई टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज हाई, एंड जब गिवन अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं हम सिस्टम को,
और टेम्परेचर हाई है उसका, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। आप दोनों को जोड़ोगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग करोगे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में, ये वैल्यू नेगेटिव में, ठीक है। ये ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये आगे ओवरऑल क्या जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव में, प्लस ये पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, इसको आप नेगेटिव करोगे, नेगेटिव वैल्यू कम है, तो क्या आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपकी जो टोटल एंट्रोपी में चेंज आता है वो क्या आता है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये आपको आगे होगा समझ में कि भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसको हम सम करें दोनों का, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर सम करते हैं, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0। कब, जब आपका प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आ रहा था, ग्रेटर देन 0। ये किसके लिए था, इरिवर्सिबल के लिए। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर इज क्या है, कांस्टेंट है। दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, ये प्लस में नेगेटिव, तो क्या आ गया, 0 आ गया। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट आ गई। दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है तभी तो क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है, द एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर क्या है, टुगेदर क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, टुगेदर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो रही है, मिलकर क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर इज कांस्टेंट व्हाइल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या हो रही है, टुगेदर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों को सम अप करके लिखे तो ऐसे लिख देंगे, अगर सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी इक्वल टू 0 आ रही मतलब वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, और ग्रेटर देन 0 आ रही मतलब वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो उसमें एंट्रोपी आपकी क्या होगी, ऑलवेज इंक्रीज होगी। और कोई भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो उसमें टोटल एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फ्री एक्सपांशन की बात करी थी, तो फ्री एक्सपांशन में क्या हो गया था, सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग के अंदर हीट में कोई चेंज नहीं आ रहा था। टोटल जो हीट में चेंज था किसमें, फ्री एक्सपांशन में। जब वैक्यूम में एक्सपांशन करा रहा था तो वहां पे जो हीट का ट्रांसफर था वो क्या था, 0 था। इसलिए सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज क्या आ रहा था, वहां पे 0 आ रहा था। और तभी सिस्टम प्लस सराउंडिंग करे 0 आ रहा था और एक्सपांशन हो रहा था, तो तब भी वैक्यूम में क्या हो रही थी, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज हो रही थी। वो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई एंट्रोपी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अपन कैसे उसका एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने एंट्रोपी क्या पढ़ा था, फॉर्मूला डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यही था। अगर मैं टी को यहां लेके चले जाऊं तो क्या आ जाएगा, ये टी डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। तो आइसोथर्मल के लिए क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर था, माइनस डब्ल्यू के बराबर, डब्ल्यू रिवर्सिबल के बराबर। तो क्यू रिवर्सिबल की जगह क्या लिखता हूं, माइनस का डब्ल्यू रिवर्सिबल, ओके। और डब्ल्यू रिवर्सिबल किसके बराबर आता है, तो आप आगे पढ़ोगे फ्री एनर्जी में चेंज के बराबर, माइनस का डेल्टा जी। अभी आप लिख लो आगे, इसको कैसे आ रहा है वो भी पता चल जाएगा। माइनस का डेल्टा ए इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या होता है, एनआरटी एलएन V2 बाय V1। तो आपको कुछ भी पूछ ले कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज तो बता दो, टेम्परेचर चेंज तो 0 ही है, एनर्जी में चेंज 0 और एंथैल्पी में चेंज 0 हो गया। अब आप आइसोथर्मल के लिए आपको चेंज कुछ भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पूछे तो ये तो 0 हो गई। अगर एंट्रोपी पूछेगा तो क्या करना है आपको, टी को यहाँ नीचे लेके आ जाओ, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी कर दो, या उस फॉर्मूले के नीचे टी लगा दो, टी से टी कट जाएगा, तो एनआर एल V2 बाय V1 आपका क्या आ गया, एंट्रोपी आ गया। आपका डब्ल्यू रिवर्सिबल, डेल्टा जी और डेल्टा ए तीनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या है आपका, एनआरटी एल V2 बाय V1।
तो वो पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है भाई, तीनों की वैल्यू सेम आएगी। क्यू रिवर्सिबल क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। इनके साइन का डिफरेंस ही तो है। तो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कुछ कोई भी प्रॉपर्टी पूछ ले, चाहे इंटरनल एनर्जी में चेंज, एंथैल्पी में चेंज, एंट्रोपी में चेंज, ये क्या फ्री एनर्जी है, ये क्या वर्क फंक्शन है, कुछ भी पूछ ले तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक सवाल नोट कर लेते हैं। तो ये सवाल है, आपको करना है क्या है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली 2 × 10⁻² मीटर क्यूब से 4 × 10⁻² मीटर क्यूब। तो आपका एंट्रोपी चेंज बताना है। तो आपको दो वॉल्यूम दे रखे हैं, आइसोथर्मल है। ठीक है, जब आपको आइसोथर्मल की डेल्टा एच निकालना, क्या आ जाएगा, टी यहां चला जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, NR ln V2/V1। आर की वैल्यू आपको किसमें रखनी है, जूल में चाहिए, जूल पर केल्विन में चाहिए आंसर, जूल में रख देना, दोनों वॉल्यूम रख देना। तो आपका क्या जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। तो जो एंट्रोपी है उसका जो हमने सम करा है वो यही तो है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होगी, इक्वल टू 0, और इरिवर्सिबल के लिए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आगे फॉर्मूला। और ये एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी, हीट, वर्क, डेल्टा जी कैसे लिंक है सारे। अगर आपने एक चीज निकाल दी तो आपकी सारी चीजें निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एंट्रोपी के बारे में, रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।